नमस्कार। आज हम एक काफी मुश्किल सवाल पर बात कर रहे हैं। एक ऐसा सवाल जिसके जवाब सीधे नहीं है। सवाल यह है कि अपने हक, अपने अस्तित्व के लिए लड़ना, क्या वो आतंकवाद कहा जा सकता है? हमारे पास एक लेख के कुछ अंश हैं, हक की लड़ाई बनाम आतंकवाद। और ये लेख इसी बात की पड़ताल करता है कि कैसे आतंकवादी, उग्रवादी या फिर एंटी नेशनल जैसे शब्द कई बार आवाजों को दबाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चलिए इस लेख के आईने में इस उलझे हुए मुद्दे को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत इतिहास से ही करते हैं। लेख हमें याद दिलाता है 1929 का वाकया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली में बम फेंका। मकसद क्या था? जैसा लेख बताता है, मारना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना, मतलब सिस्टम तक अपनी आवाज पहुंचाना। उस वक्त की अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें आतंकवादी कहा था। आज हम उन्हें शहीद आजम कहते हैं। तो ये नजरिया कैसे बदलता है? हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है। और लेख इसी बात को आगे बढ़ाते हुए नेल्सन मंडेला का भी जिक्र करता है। सोचिए, रंग भेद के खिलाफ इतनी लंबी लड़ाई लड़ी उन्होंने, 27 साल जेल में। उस समय की सरकार, और सिर्फ वो सरकार ही नहीं, कई पश्चिमी देश भी उन्हें और उनकी संस्था ANC को एक आतंकवादी संगठन मानते थे। जबकि लेख ये भी बताता है कि ANC ने शुरू में तो अहिंसक रास्ते ही अपनाए थे। सशस्त्र संघर्ष का रास्ता तो तब चुना गया जब शांति से बात करने के, विरोध करने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। और आज देखिए, मंडेला शांति और समानता के प्रतीक हैं पूरी दुनिया में। तो ये साफ दिखाता है कि नजरिया और सत्ता किसके हाथ में है, ये बहुत मायने रखता है। मतलब एक के लिए जो हक की लड़ाई है, क्रांति है, वो दूसरे के लिए आतंकवाद बन जाता है। बिल्कुल। लेबल अक्सर वो सत्ता के समीकरण तय करते हैं। तो फिर वो कौन सी बारीक लकीर है? अगर लेबल इतने भ्रामक हो सकते हैं, तो लेख के मुताबिक कैसे फर्क करें हक की लड़ाई और आतंकवाद में? लेख ने 3 बातों पर जोर दिया है ना, नियत, निशाना और तरीका। लेकिन ये बहुत अहम मानता है। जी हाँ। पहला है नियत, इरादा। मतलब मकसद क्या है? क्या मकसद सिर्फ डर फैलाना है, बेगुनाहों की जान लेना है, या फिर न्याय पाना है, अपना हक मांगना है? क्या मकसद उम्मीद जगाना है या सिर्फ दहशत? लेख कहता है हक की लड़ाई की बुनियाद न्याय और उम्मीद होती है, सिर्फ डर नहीं। ये फर्क समझना जरूरी है कि डर फैलाना मकसद है या नतीजा। अच्छा, और दूसरा बिंदु था निशाना, मतलब टारगेट कौन है लेख। क्या संघर्ष जानबूझकर आम नागरिकों को निशाना बना रहा है? बच्चों को, बुजुर्गों को, मतलब निहत्थे लोगों को? देखिए, हक की लड़ाई जो होती है वो सैद्धांतिक तौर पर उस व्यवस्था से होती है, उस नीति से होती है जो अन्याय कर रही है। तो मासूमों को, बेगुनाहों को जानबूझकर निशाना बनाना वो किसी भी लड़ाई को हक की लड़ाई के दायरे से बाहर कर देता है, भले ही मकसद कितना ही सही क्यों ना लगे। बिल्कुल। अनजाने में कोई नुकसान हो जाए वो अलग बात है, पर जानबूझकर मासूमों को मारना वो अलग है। और तीसरा पैमाना, तरीका, रास्ता क्या अपनाया जा रहा है? जी, तरीका मतलब मेथड क्या है? लेख सवाल करता है, क्या बातचीत की कोशिश हुई, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए, नागरिक अवज्ञा जैसे रास्ते अपनाए गए, या फिर हिंसा ही पहला और आखिरी रास्ता है? लेख ये तर्क देता है कि हक की लड़ाई में हिंसा अक्सर आखिरी विकल्प होती है, वो भी तब जब शांति के सारे रास्ते सत्ता ही बंद कर दे। बिल्कुल। जबकि आतंकवाद में अक्सर हिंसा ही पहला और शायद एकमात्र जरिया होती है, बातचीत का कोई इरादा ही नहीं होता। यस। ये तो हो गई सैद्धांतिक बातें। लेकिन लेख आज के दौर के बारे में भी कुछ कहता है। आज कैसे इन शब्दों का इस्तेमाल होता है? जैसे आपने शुरू में कहा, एंटी नेशनल, असामाजिक तत्व, किसानों का आंदोलन हो या छात्रों का विरोध। लेख कहता है ये एक रणनीति है। ये कैसे काम करती है? हाँ, ये सिर्फ नाम देना भर नहीं है। लेख के मुताबिक ये सोची समझी रणनीति है। ऐसे लेबल लगाकर क्या होता है कि जो असल मुद्दे हैं, जो मांगे हैं, उनसे ध्यान हट जाता है। अच्छा। आम लोगों के मन में एक शक, एक डर पैदा किया जाता है ताकि वो आंदोलन करने वालों से हमदर्दी ना रखें। मतलब आंदोलन को बदनाम करना। हाँ बिल्कुल, उसे नैतिक रूप से कमजोर करना, बदनाम करना।
और इससे क्या होता है कि सत्ता को एक तरह से सवाल उठाने वालों को कंट्रोल करने का एक जरिया मिल जाता है। तो इस पूरी बातचीत का और जो लेख का विश्लेषण है, उसका निचोड़ क्या है? जब हम किसी संघर्ष को देखें, किसी आंदोलन को देखें, तो हमें क्या सोचना चाहिए, कैसे परखना चाहिए? देखिए, लेख की सबसे बड़ी सलाह यही है कि सिर्फ दिए गए लेबल पर मत जाइए, रुकिए, समझने की कोशिश कीजिए। उनकी मांगे क्या है असल में, उनकी तकलीफ क्या है, कौन सी नाइंसाफी है जिसके खिलाफ वो खड़े हुए हैं। और उनके तरीके क्या हैं? हाँ, सबसे जरूरी उनके तरीके क्या हैं। क्या वो मासूमों को निशाना बना रहे हैं? क्या वो बातचीत से भाग रहे हैं? जैसा लेख साफ कहता है, अपने हक के लिए आवाज उठाना वो अपने आप में आतंकवाद नहीं है। सही कहा, बशर्ते वो रास्ता बेगुनाहों के खून से ना रंगा हो। और हर विरोध को, हर आवाज को आतंक का नाम देना, ये जैसा लेख इशारा करता है, कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए ठीक नहीं है। सच नहीं बदलता। और अंत में ये लेख हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है इतिहास के बारे में, कि जुल्म करने वाले से ज्यादा गुनाहगार कौन होता है? अक्सर वो जो जुल्म बर्दाश्त करता है, और शायद उससे भी बड़ा वो जो सब कुछ देखकर भी चुप रहता है, खामोश। इसमें सोचने की जरूरत है, सवाल करते रहना जरूरी है, क्योंकि सवालों में ही अक्सर जवाब छुपे होते हैं।